हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ ऑफर एंड काइंड्स ऑफ ऑफर, और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर विद रेलिवेंट केसेस एंड एग्जाम्पल। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहला इसेंशियल जो है, जो कि एक ऑफर को वैलिड बनाता है, वो है ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। जो ऑफर है वो लीगल रिलेशंस क्रिएट करने के केपेबल होना चाहिए बिटवीन टू पार्टीज। तो ऑफर मस्ट इंटेंड द क्रिएशन ऑफ लीगल रिलेशंस। एग्रीमेंट्स ऑफ सोशल एंड डोमेस्टिक नेचर डू नॉट रिजल्ट इन लीगल रिलेशन। तो इसमें क्या लिखा है कि जो भी ऑफर है वो लीगल रिलेशन एग्जिस्टेंस में लेके आने के केपेबल होना चाहिए, ना कि कोई सोशल या डोमेस्टिक अग्रीमेंट होना चाहिए। ओके, तो इसमें लीडिंग केस है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर का। और बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर का केस इसके क्या कंटेंट्स हैं, आइए देखते हैं। मिस्टर बाल्फोर थे जो उन्हें एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए साइलेंट जाना पड़ा, बट मिसिस बाल्फोर जो थी वो मिस्टर बाल्फोर के साथ साइलेंट नहीं जा पाई। क्योंकि वो बीमार रहती थी एंड ड्यू टू इल हेल्थ उन्होंने इंग्लैंड में रहना ही प्रेफर किया। बट मिस्टर बाल्फोर ने प्रॉमिस किया कि हाँ, मैं आपको 30 पाउंड जो है वो हर महीने भेजूंगा फॉर सर्वाइवल एंड फॉर एक्सपेंसेस। ओके, बट मिस्टर बाल्फोर ने ये मनी नहीं भेजी एंड मिसेस बाल्फोर जो थी उन्होंने अपने हस्बैंड को स्यू कर दिया कि मुझे इन्होंने मनी नहीं दी एंड फॉर रिकवरिंग द मनी आई हैव सूड हिम। उस केस में कोर्ट का क्या फैसला आया, कोर्ट ने क्या अपना जजमेंट दिया। कोर्ट ने कहा कि इट वॉज अ मियर डोमेस्टिक अग्रीमेंट एंड वो जो रिलेशन था इट वॉज नॉट इंटेंडेड टू क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन या लीगल रिलेशन। तो इसमें क्या था, जो ये मिस्टर बाल्फोर और मिसेस बाल्फोर के बीच में रिलेशन था वो डोमेस्टिक नेचर का था, ना कि लीगल नेचर का। तो जो भी ऑफ़र है वो लीगल रिलेशन क्रिएट करना चाहिए, ना कि कोई भी डोमेस्टिक या सोशल, क्योंकि डोमेस्टिक या सोशल जो रिलेशंस हैं या जो भी एग्रीमेंट्स हैं वो लॉ के अंडर नहीं कवर होते। ऑलराइट, तो ये था हमारा फर्स्ट इसेंशियल, ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। आइए देखते हैं सेकंड इसेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर। ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट, नॉट वेग। इन वर्ड्स का मीनिंग है कि जो भी ऑफर है वो क्लियर टर्म्स में ऑफरी को कन्वे करने के केपेबल होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि लिखा क्या है। नो कॉन्ट्रैक्ट कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस इफ द टर्म्स ऑफ ऑफर आर वेग, लूज, इनडेफिनिट। यानी कि अगर टर्म्स और कंडीशंस ऑफर की अनक्लियर है ऑफरी को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं आएगा और वो लॉ के अंडर भी आप एनफोर्स नहीं करवा सकते उस ऑफर को। राइट, अ वेग ऑफर डज नॉट कन्वे व्हाट इट एग्जैक्टली मीन्स। क्योंकि जो वेग ऑफर होगा, वेग मतलब अनक्लियर, जो भी अनक्लियर ऑफर होगा वो क्लियर मीनिंग नहीं कन्वे कर पाएगा ऑफरी को, जिसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी। तो इसमें केस है टेलर वर्सेस पोटिंगटन का। टेलर वर्सेस पोटिंगटन का केस क्या कहता है, ए जो था उसने एग्री किया बी का हाउस लेने। इन दोनों पार्टीज में एक एग्रीमेंट हुआ कि हाँ, एक पार्टी ने बोला कि आपका हाउस मैं रेंट पे लूँगा 3 ईयर्स के लिए, और रेंट कितना है 85 पाउंड्स पर एनम, provided the house was put into thorough repair and the drawing rooms were decorated according to present style। तो इन दोनों पार्टीज के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ टेलर एंड पोटिंगटन के बीच, कि जो हाउस है वो एक पार्टी का हाउस दूसरी पार्टी के द्वारा रेंट पर लिया जाएगा 85 की अमाउंट पर, और कंडीशन ये थी लैंडलॉर्ड की कि जो भी आप हाउस लोगे उसे आपको हर साल रिपेयर करवाना होगा अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट स्टाइल। अब जो प्रेजेंट स्टाइल है वो एक पार्टी के लिए डिफरेंट मीनिंग हो सकता है और दूसरी पार्टी के लिए डिफरेंट मीनिंग हो सकता है। तो इस केस में जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना टेलर और पोटिंगटन के बीच में वो वेग था, वो इन्फोर्सिएबल नहीं था लॉ के द्वारा, उसे लीगल नहीं माना गया। ऑलराइट, तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट की, ऑफर की, वो क्लियरली मेंशन की जानी चाहिए ताकि दोनों पार्टी सेम मीनिंग में उन टर्म्स एंड कंडीशंस को कैच करें। ऑलराइट, तो ये था हमारा सेकंड इसेंशियल, ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। थर्ड इसेंशियल है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जो भी ऑफर है वो ऑफरर के द्वारा ऑफरी को कम्युनिकेट किया जाना चाहिए प्रॉपरली। ओके, सो इट मस्ट ऑलवेज बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। जो ऑफर है वो ऑफरी को कम्युनिकेट किया जाना चाहिए।
अगर कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, देयर इज़ नो एक्सेप्टेंस रिजल्टिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन देयर इज़ नो ऑफर, जब कोई ऑफर ही नहीं होगा तो एक्सेप्टेंस क्या होगी, राइट। तो इसमें लीडिंग केस है लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। इस केस से आपको समझ आ जाएगा कि आखिर ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड जो पॉइंट है इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है। आइए लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस के कंटेंट को स्टडी करते हैं। सबसे पहले लिखा है कि जी सेंट हिज सर्वेंट एल टू ट्रेस हिज नेफ्यू। जी यानी कि गौरी दत्त जो था उसने अपने सर्वेंट लालमैन शुक्ला को अपने नेफ्यू को ढूंढने भेजा जो कि खो गया था। व्हेन सर्वेंट हैड लेफ्ट, जब लालमैन गया उसके नेफ्यू को ढूंढने, जी ने इमीडिएटली एक रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया कि मैं 500 रुपये दूंगा उसको जो भी मेरे मिसिंग बॉय को ढूंढ के लाएगा, राइट। जो लालमैन था वो उसने जो नेफ्यू था गौरी दत्त का, उसने उसको ढूंढ लिया और वो घर ले आया उसे ढूंढकर। बट लालमैन शुक्ला था, उससे जब वो गया था उसे ढूंढने के लिए तब कोई भी रिवॉर्ड के बारे में नहीं पता था, यानी कि जो रिवॉर्ड था वो उसे नहीं कम्युनिकेट किया गया था। तो जब उसे पता चला उसने एक केस कर दिया गौरी दत्त के अगेंस्ट टू रिकवर द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड। और कोर्ट ने क्या कहा कि लालमैन वॉज नॉट इंटाइटल्ड टू रिवॉर्ड बिकॉज ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द ऑफर व्हेन ही फाउंड द मिसिंग बॉय। क्योंकि जब उसने मिसिंग बॉय को ढूंढा तब उसे कोई भी नॉलेज नहीं थी इस ऑफ़र के बारे में, यानी कि वो ऑफ़र जो था वो उसे कम्युनिकेट ही नहीं किया गया। जो ऑफरी को कम्युनिकेट नहीं किया गया वो लीगल भी नहीं माना जाएगा। तो ये था लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस। आई होप आप सभी को क्लैरिटी होगी इस पॉइंट में। नेक्स्ट इज ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। जो भी ऑफ़र है आपने किया उसके लिए आपको एक पॉजिटिव होप होनी चाहिए कि दूसरी पार्टी का जो हाँ ही होगी, कि हाँ दूसरी पार्टी से जो मैं काम करवाना चाहता हूँ वो दूसरी पार्टी करने के लिए तैयार हो जाएगी अगर मैं उसे ऑफ़र करूँगा, राइट। तो इसका मीनिंग ये है इस पॉइंट का। इसमें ये भी लिखा है कि जो ऑफ़र है वो डिस्टिंग्विश यानी कि अलग किया जाना चाहिए फ्रॉम अ मियर एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन। सिर्फ आपने अपनी इंटेंशन ही नहीं व्यक्त करनी एक ऑफ़र को वैलिड बनाने के लिए, बल्कि दूसरे पर्सन की कंसेंट लेना भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी होना चाहिए जितना कि अपना ऑफ़र कन्वे करना, राइट। तो ये भी आपके ऑफ़र में उसको वैलिड बनाने के लिए प्रेजेंट होना चाहिए। आगे है एन ऑफ़र में बी कंडीशनल। जो ऑफ़र है वो कंडीशनल भी हो सकता है, यानी कि कुछ कंडीशंस ऐड करके आप ऑफ़र भी दे सकते हैं और उन कंडीशंस के फुलफ़िल होने पर ही ये माना जाएगा कि आपका ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। सो इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली सब्जेक्ट टू दैट कंडीशन। कंडीशनल ऑफर लैप्सेस व्हेन द कंडीशन इज़ नॉट एक्सेप्टेड, यानी कि जब आपकी जो कंडीशन आपने रखी है वो नहीं एक्सेप्ट की जाती, उसका मतलब ये हुआ कि आपका कंप्लीटली ऑफ़र जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसमें लीडिंग केस है थॉमसन वर्सेस LMS रेलवे कंपनी 1930 का केस। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस एंड अगर आपको इस केस में कोई भी क्वेरी होती है बाद में, देन यू कैन प्लीज़ ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए टू मेंशन इन द एग्ज़ाम, ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ सकें। तो आइए देखते हैं कि थॉमसन वर्सेस LMS रेलवे कंपनी के कंटेंट्स क्या हैं। टी थॉमसन वो पढ़ लिख नहीं सकता था, हु कुड नॉट रीड। उसने एक टिकट लिया, रेलवे टिकट लिया और उसकी रेलवे टिकट की बैक पे लिखा था फॉर कंडीशन सी बैक, बट वो तो पढ़ लिख नहीं सकता था, राइट। ही वॉज इलिटरेट। तो उस केस में क्या हुआ, उसने जो कंडीशंस थी वो नहीं पढ़ी और वन ऑफ द कंडीशंस उस टिकट पर क्या लिखी थी कि जो रेलवे कंपनी है इट वुडंट बी लाइबल फॉर एनी पर्सनल इंजरीज टू द पैसेंजर्स। जो रेलवे कंपनी है वो पर्सनल इंजरीज टू द पैसेंजर्स के लिए लाइबल नहीं होगी कभी भी, ऑलराइट। तो ये कंडीशन मेंशन की थी और थॉमसन ने ये कंडीशन नहीं पढ़ी। टी जो था उसे ना रेलवे एक्सीडेंट में इंजरी आ गई और उसने जब कोर्ट में जाकर डैमेजेस के लिए कंपनसेशन लेने के लिए रेलवे कंपनी को सू किया, तो उसे पता चला कि कंडीशंस थी वो जो पहले ही टिकट पर लिखी हुई थी और उसने नहीं पढ़ी, वो उसकी गलती है। तो कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, कोर्ट का ये ऑर्डर आया कि टी वॉज बाउंड बाय द कंडीशंस एंड कुड नॉट रिकवर एनी डैमेजेस। यानी कि जो भी रेलवे कंपनी ने कंडीशंस मेंशन की थी वहाँ पे वो सभी के लिए इक्वल है,
अगर वो नहीं पढ़ पाया तो वो उसकी गलती है, उसके पार्ट पे गलती है और उसे कोई भी डैमेजेस या कंपनसेशन पे करने की ज़रूरत नहीं है रेलवे कंपनी को। ऑलराइट, तो ये था थॉमसन वर्सेस एलएमएस रेलवे कंपनी का केस। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अगला पॉइंट देखते हैं जो कि एक ऑफ़र को वैलिड बनाने के लिए ज़रूरी है, वो है एन ऑफ़र में बी स्पेसिफिक और जनरल। जो ऑफ़र है वो स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। स्पेसिफिक ऑफ़र कौन सा होता है? जो कि वन स्पेसिफिक पर्सन को किया जाता है, यानी कि आपने कोई भी ऑफ़र किया पर्टिकुलरली मिस्टर ए को या मिस्टर बी को या मिस्टर सी को, अगर आप किसी भी एक पर्सन को ऑफ़र करते हैं तो वो स्पेसिफिक ऑफ़र कहलाता है। और अगर आप जनरली टू द होल वर्ल्ड या पूरी पब्लिक को ऑफ़र करते हैं वो कहलाता है जनरल ऑफ़र। जनरल ऑफ़र के एग्जांपल मैं दूंगी, अगर कोई भी कंपनी जो अपनी एडवर्टीजमेंट के थ्रू पूरी जनरल पब्लिक को एड्रेस कर रही है, उन्हें कोई भी रिवॉर्ड की अनाउंसमेंट कर रही है, वो हुआ जनरल ऑफ़र। और अगर कोई भी कंपनी जो है वो एक स्पेसिफिक पर्सन को एड्रेस कर रही है तो वो कहलाएगा स्पेसिफिक ऑफ़र। तो इसमें जो एग्जांपल है वो केस है लीडिंग केस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी। और ये जो केस था मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। काइंडली सी माई प्रीवियस वीडियो ये केस के कंटेंट्स जानने के लिए, और उस वीडियो का लिंक मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। ऑलराइट, अगला पॉइंट जो है वो है एन इन्विटेशन टू ऑफर इज़ नॉट एन ऑफर। तो इस पॉइंट में क्या लिखा है आइए देखते हैं। सो एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स डजंट अमाउंट टू एन ऑफर। तो कोई भी एडवर्टीजमेंट कर देना उसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑफ़र हुआ है, क्योंकि ऑफ़र तब तक नहीं होता जब तक वो एक्सेप्ट ना किया जाए किसी भी पर्सन के द्वारा। ऑलराइट, आगे है कोटेशंस, कैटलॉग्स ऑफ प्राइसेस या डिस्प्ले ऑफ गुड्स। जनरली डिस्प्ले किया होता है जो भी किसी शॉप में गुड्स का, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको ही स्पेसिफिकली ऑफ़र किया गया है। उसके अलावा प्रोस्पेक्टस जो है वो कंपनी इशू करती है फॉर द इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, वो भी ऑफ़र नहीं होता, क्योंकि ऑफ़र कब होता है? ऑफ़र तब होता है जब वो दूसरे पर्सन को एक्सेप्ट करने का राइट दिया जाता है। सो अ डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन या अनाउंसमेंट या फिर जनरली इन्विटेशन डजंट गिव एनी राइट टू अनदर पर्सन। दूसरे पर्सन को कोई भी राइट नहीं देते अनाउंसमेंट्स या इन्विटेशन। ओके, तो इसलिए इन्विटेशन को हम इक्वल टू नहीं मान सकते ऑफ़र के। ऑलराइट, आगे हम देखते हैं एट्थ इसेंशियल, द ऑफर शुड नॉट कंटेन एनी टर्म द नॉन कंप्लाइंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। इस केस में ये लिखा है कि कोई भी किसी भी ऑफर में वो कंडीशंस नहीं होनी चाहिए अगर आप जिन्हें की फुलफिल नहीं करते तो आपका ऑफर माना जाएगा कि आपने वो मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। ऑलराइट, तो वन कैनॉट से, इसकी एग्जाम्पल मैंने लिखी है कि वन कैनॉट से वाइल मेकिंग द ऑफर दैट इफ द ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड बिफोर अ सर्टेन डेट इट विल बी प्रेजेंटेड टू हैव बीन एक्सेप्टेड। यानी कि आपको अगर कोई किसी ने ऑफ़र किया है, मिस्टर ए ने सपोज़ आपको ऑफ़र किया है कार को सेल करने का, राइट। मिस्टर ए के पास कोई कार है और वो आपको सेल करना चाहते हैं, और उन्होंने ये कंडीशन लिख दी ऑफ़र के साथ कि अगर आपने मुझे 15 मई 2021 से पहले अगर कंसेंट नहीं दी, कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, तो मैं ये मानूंगा कि हाँ आप मेरी कार खरीदने के लिए तैयार हैं। तो ये ऐसी कोई भी कंडीशन ऑफ़र में नहीं होनी चाहिए, वो ऑफ़र को इनवैलिड बना देते हैं। ओके, देन नाइन्थ पॉइंट इज़ कंप्लीशन ऑफ प्रपोजल। जो भी ऑफ़र है वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि वो कंप्लीटली कम्युनिकेट होना चाहिए। और कोई भी ऑफ़र कंप्लीट तब माना जाता है जिस वे में उसे ऑफ़र ने भेजा है ऑफरी को, उसी वे में ऑफरी ने उसे रिसीव किया, तब कोई भी ऑफ़र या प्रपोजल कंप्लीट माना जाएगा। ओके, इसमें एग्जांपल ये लिखी है कि अगर प्रपोजल जो है वो बाय पोस्ट किया गया है तो उसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? जब लेटर जो है वो ऑफरी के पास, ऑफरी के हाथों में पहुंच जाएगा, तब उसकी कंप्लीशन मानी जाएगी। उससे पहले ऑफ़र को कंप्लीट माना नहीं जाएगा। राइट, तो ये थे इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफ़र, जिनके ये 9 पॉइंट्स वो पॉइंट्स थे जिनके होने पर एक ऑफ़र जो है वो वैलिड माना जाता है, अदरवाइज़ वो इनवैलिड माना जाएगा और लीगली भी आप दूसरे पर्सन को सू नहीं कर सकते फॉर नॉन परफॉर्मेंस। राइट, आई होप आप सभी को इन पॉइंट्स में क्लैरिटी होगी। इन केस यू हैव एनी क्वेरी, you can drop your queries in the comment section. Thank you so much for watching.